हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सरल मशीनें, जो कि आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक है। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी सवाल आते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि मशीन मशीन क्या होता है। इसका डिफिनीशन है, मशीन एक ऐसी युक्ति है ना। युक्ति मतलब डिवाइस। मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बल के परिमाण को, परिमाण मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, है ना। बल का जो मैग्नीट्यूड है, या बोल सकते हैं बल की जो वैल्यू है, उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। तो आगे पढ़ते हैं। मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बल के परिमाण को बदला जा सके, अर्थात उसकी सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर और किसी दूसरी दिशा में पैदा करके कुछ कार्य किया जाता है। ठीक। मशीन क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम किसी एक पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये कोई आपके पास एक छड़ी है ना। आपको इस पे कोई लोड को, इससे आपको किसी लोड को उठाना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, बीच में एक क्या लगाएंगे, सपोर्ट लगाएंगे। ठीक। और क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुत भारी लोड है, कोई बहुत भारी पत्थर है। ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर हमें उठाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बल लगाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे बल लगाएंगे जब, तो ये चीज़ नीचे आएगी और ये चीज़ क्या होगा, ऊपर आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि बल के परिमाण को बदला जा सके, है ना। इसकी सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर, जैसे इस दिशा में हमने बल लगाया, उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर और इस बिंदु पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक। तो यही हमारा क्या होता है, ये सब हमारे सिंपल मशीन्स के कैटेगरी में आते हैं। आगे देखते हैं। यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेजेस, है ना। यांत्रिक लाभ इनके क्या हैं, मशीन के इनके यांत्रिक लाभ हैं, उठाए गए बोझ, है ना, उठाए गए बोझ, लोड तथा लगाए हुए बल, फोर्स की निष्पत्ति मतलब रेशियो को यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक। जिसका फॉर्मूला है, यांत्रिक लाभ इज इक्वल्स टू उठाया हुआ बोझ बाई लगाया हुआ बल, मतलब वर्क बाई फोर्स। उठाया हुआ बोझ क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, जिसको हम डिनोट करते हैं डब्लू से, है ना। और लगाया हुआ बल क्या होता है, फोर्स। ये हो जाता है फोर्स। ठीक। नेक्स्ट सब सब टॉपिक है हमारा वेगानुपात, है ना, वेलोसिटी रेशियो। किसी भी आयास, आयास को क्या बोलते हैं, एफर्ट द्वारा चली गई दूरी तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया आपको कि ये आपको कोई मान लीजिए सिंपल मशीन है। ठीक। आपने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया, ठीक ना। तो जब यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे तो लोड कहाँ जाएगा, लोड ऊपर जाएगा। ठीक। तो हमारा जो, मान लीजिए जो रॉड है, कुछ इस तरह हो जाएगा, फोर्स लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक ना। तो फोर्स लगाने के बाद ये जो दूरी इसने तय किया है, ठीक, एफर्ट, इसको बोलते हैं ई। ठीक, एफर्ट, आयास, और इसे बोलते हैं लोड, लोड या बोझ। तो ये जो दूरी इसने एफर्ट लगाने के बाद, ये वाली जो दूरी इसने तय की, और जो लोड लगने के बाद ये दूरी तय हुई है जो ऊपर वाली, ठीक ना, इसी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक। इसी को क्या बोलेंगे, आयास द्वारा चली गई दूरी, जो कि ये हो गई आयास द्वारा चली गई दूरी, और बोझ द्वारा चली गई दूरी, जो कि ये वाला पार्ट हो गया। तो जब इसी का हम रेशियो निकाल देते हैं, मतलब निष्पत्ति जब इसका निकालते हैं एक दूसरे से, तो यही क्या कहलाती है, वेलोसिटी रेशियो।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सरल मशीनों के प्रकार। तो सरल मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार होता है उत्तोलक, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या होता है, पेंच। तीसरा प्रकार क्या होता है, झुका तल। चौथा प्रकार क्या होता है, घिरनी। पांचवा प्रकार होता है पहिया और धुरी, ठीक है। तो पहला उत्तोलक देखते हैं, उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा घुमा सकते हैं, है ना। घुमा करते हैं या घुमा सकते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, है ना। ये इसका फॉर्मूला है, उत्तोलक के यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला, जो कि पहले अभी हम ऊपर डिस्कस किए हैं। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, एक पार्ट तो भार बटा आयास होता है ना। भार बटा आयास मतलब लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। और जब हम भुजा लेंगे तो इसमें जब हम भुजाओं को लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, आयास भुजा ऊपर हो जाएगा और भार भुजा नीचे। मतलब कि यहाँ जब हम भार और आयास की बात कर रहे थे तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला बनेगा भार बटा आयास, ठीक। बट जब हम भुजा जब हमको दिए रहेंगे, मान लीजिए हमको सिर्फ भुजा दिया रहेगा, उसका भुजा का मान दिया रहेगा और पूछेगा कि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ निकालिए, तो उस समय फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग, आयास भुजा बटा भार भुजा, ठीक है। ये जस्ट इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक। भार बटा आयास इक्वल टू आयास भुजा बटा भार भुजा। तो ये आप इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद रखिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं उत्तोलक के प्रकार, ठीक है। उत्तोलक के प्रकार में देखते हैं क्या है। आलंब, भार तथा आयास की स्थिति विभिन्न होने पर उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। आलम किसे बोलते हैं, आलम जैसे हमने ये बनाया था एक एग्जांपल जो हम बार बार ले रहे हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक रॉड है, बीच में हमने एक सपोर्ट लगा दिया है, ठीक है। ऐसा आप झूला झूलते होंगे, जैसे बच्चे झूला झूलते हैं ना, एक इस साइड बैठते हैं और फिर एक इस साइड बैठते हैं। तो ये जब झूलते हैं तो ये जब नीचे आता है तो ये बच्चा ऊपर जाता है, फिर ये जब बच्चा नीचे आता है तो ये बच्चा ऊपर जाता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से ये हमारा मशीन का काम कर रहा है, ठीक ना। इसमें जो बीच वाला पार्ट होता है ना, जो हम बीच में एक पॉइंट लगाते हैं, यही बिंदु क्या कहलाता है, आलंब। ये बिंदु क्या कहलाता है, आलंब, ठीक है। और मान लीजिए जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इस जगह पे अगर जब फोर्स लग रहा है, जब इस जगह हमारा फोर्स लग रहा है तो इस पार्ट को हम क्या ले लेंगे, एफर्ट ले लेंगे, एफर्ट बोलेंगे, है ना। मतलब इस जगह पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, इसलिए इस जगह पे हम क्या बोलेंगे, एफर्ट। मतलब इसी को क्या बोलेंगे, आयास। एफर्ट मतलब आयास। और जब हम यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड में जब एफर्ट लगाते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, हमारा वेट होता है, भार होता है, ठीक। जो भार हम उठाते हैं ये भार ऊपर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंपली वेट बोलते हैं, इस साइड को। ये हो जाता है वेट, ठीक, भार। तो उत्तोलक में सिर्फ इतनी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है, बीच में आलम होता है, आलम को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फैलक्रम बोलते हैं इसको, फलक्रम, ठीक है। फलक्रम बोलते हैं इसे, ठीक। अब इसी को जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया है, इसी पॉइंट को हम एक बार इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमें आएगा लिखने के लिए वो हमें डिफिनीशन लिखना है, हमें उसी के मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए उत्तोलक के प्रकार, पहला प्रकार क्या होता है, पहला होता है आलम्ब, जिसको बोलते हैं फैलक्रम, फलक्रम। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है ना। यही एक मिडिल पॉइंट होता है जिस पे हम, जिस पॉइंट को हम फिक्स रखते हैं ना। ये पॉइंट क्या होता है, फलक्रम वाला पॉइंट जो होता है, आलम वाला, ये पॉइंट क्या होता है हमेशा, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक। जैसे कि आप कैंची देखते हैं, कैंची जब आप देखेंगे तो कैंची कुछ इस प्रकार का होता है ना।
कैंची में क्या होता है, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ये देखते हैं, ये फिक्स रहता है। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम फलक्रम बोलते हैं, ठीक ना, आलम्ब बोलते हैं। और ये दोनों साइड क्या होता है, इस साइड हम क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। इस साइड हम एफर्ट लगाते हैं, तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है, आयास। ठीक है। और इस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, ये आगे वाला पॉइंट जो होता है यहाँ पे हमारा होता है भार। ठीक, भार बोलिए या इसको वेट बोलिए, ठीक है, या इसको वर्क बोलिए, है ना, डब्लू से भी इसको दिखाते हैं। यही हमारा डब्लू है, ये हमारा ई है, एफर्ट। ठीक, अगर इस कैंची का हमें आ, निकालने को दे एडवांटेज, ठीक ना, मशीन एडवांटेज निकालने को दे, तो यहाँ हम यही फॉर्मूला निकालेंगे, वेट बटा एफर्ट। ठीक, ठीक है, इतनी बात हम समझ लिए। अब आइए सेकंड सेकंड प्रकार देखते हैं इसका। सेकंड है आयास, एफर्ट। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। ठीक है, जो बल उस पर हम लगाएंगे उसी को क्या कहेंगे, आयास कहते हैं। ठीक, ये तो हमने बहुत आपको अच्छी तरह से समझा दिया डायग्राम बना के। इन तीनों चीज़ को लिख लीजिएगा। और भार, वेट, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे ही हम भार कहते हैं। ठीक है, जो साइड हमारा भार उठाता है, जैसे ये कैंची था, इसी साइड हमारा क्या था, भार था, तो यही वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ये साइड एफर्ट वाला हो जाएगा, और ये साइड क्या होता है, फलक्रम। फलक्रम मतलब आलम्ब। ठीक, आलम्ब याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस चैप्टर में और हमारे। अब उत्तोलक के प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है और इसके एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। उदाहरण, कैंची, तराजू, हैंडपंप, सी सॉ, कलम, नल की टोंटी आदि। ठीक, इस प्रकार के उत्तोलक में आलम बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये गलत दिया है, आलम नहीं होगा यहाँ पे। इस प्रकार के उत्तोलक में आलम बीच में होता है और इसके एक और भार होता है, और दूसरी ओर क्या होगा, दूसरी ओर होगा एफर्ट, मतलब आयास होना चाहिए यहाँ पे। ये गलत है, यहाँ लिख लेंगे आप लोग, आयास होता है दूसरी ओर। ठीक है, उदाहरण, कैंची, तराजू, हैंडपंप, सी सॉ, ठीक, ढेकुली, कलम, नल की टोटी आदि। ठीक ना। पहला प्रकार क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये डायग्राम भी हमें बना के दिया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। देखिए इस जगह पे क्या है, सेम वही वाला डायग्राम है जो मैं इस टाइप से बना रहा था। इसमें बीच में क्या है, आलम, ठीक है, फलक्रम। तो प्रथम प्रकार में यहाँ देखिए डायग्राम, देखिए फ्रेंड्स, फिर से ये डायग्राम है हमारा, जिसमें देखिए इस साइड में, एक साइड में क्या है, बल है, मिडिल में क्या है, बीच में आलम है, और दूसरी साइड में क्या है, भार है। तो जब इस टाइप का आपको कोई डायग्राम मिलेगा तो वो एक प्रकार का क्या होगा, उत्तोलक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, यही इस डिफिनेशन में बोला है कि बीच में आलम रहेगा और एक तरफ बल या आयास और दूसरी तरफ क्या रहेगा, भार रहेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड दूसरी प्रकार का जो उत्तोलक होता है वो क्या होता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। उदाहरण, सरौता, नींबू का रस निकालने का यंत्र, ट्रॉली,
बॉक्स का ढक्कन, किवाड़ या स्क्रू ड्राइवर आदि। देखिए इसमें बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए, इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। ठीक है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, इस प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। उदाहरण, सरौता, नींबू का रस निकालने का यंत्र, ट्रॉली, बॉक्स का ढक्कन, किवाड़, स्क्रू ड्राइवर आदि। देखिए जो द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक है, इसमें क्या होता है, इसमें बीच में जो होता है ना आपका, बीच में क्या रहेगा, भार रहेगा। ठीक है। ये बीच वाला जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, भार रहेगा। और भार के एक ओर कहीं भी मान लीजिए हम यहाँ मानते हैं, भार के एक ओर क्या रहेगा, आलम रहेगा, आलम। और दूसरी ओर क्या रहेगा, मान लीजिए इस साइड, दूसरी ओर रहेगा बल रहेगा। ठीक है, बल, जिसको कि बोलते हैं फोर्स, एफ से। और भार को क्या हम बोलेंगे, भार जो रहेगा हमारा वेट रहेगा। ठीक, जिसको डब्लू से हम दिखाते हैं। ठीक, बल को या तो एफ से हम डिनोट करेंगे या तो ई से, है ना। बल को ही हम क्या बोलेंगे, ई भी बोलते हैं, एफर्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो जो इस प्रकार का जो हमारा सिनेरियो रहेगा, ये आता है हमारा सेकेंड टाइप का। ठीक, सेकेंड टाइप का जो उत्तोलक होता है, जिसमें याद रखिएगा बीच में हमारा भार रहेगा। ठीक, और दोनों तरफ किसी भी तरफ बल या आलम रहेंगे। बस याद रखना है, बीच में भार रहेगा और उसके अगल बगल आलम और बल रहेंगे। ठीक है, ये होता है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। पहले प्रकार में क्या था, पहले प्रकार में बीच में आलम था। ठीक, और उसके अगल बगल में आयास और भार थे। बट इसमें क्या होगा, इसमें बीच में बल होगा और अगल बगल में आलम, और नहीं, बीच में भार होगा, है ना, बीच में वेट होगा, भार। अगल बगल में क्या होंगे, बल और आलम। बल को हम और क्या बोलते हैं, आयास बोलते हैं। ठीक है, एफर्ट या आयास। आइए तृतीय प्रकार का उत्तोलक देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं द्वितीय प्रकार में। देखिए, नींबू का रस निकालने वाला कुछ हमारा इस प्रकार का होता है। इस साइड हमारा, एक साइड मान लीजिए ये फिक्स रहता है, जिसको हम बोलते हैं, ये साइड हमारा फिक्स रहता है। ठीक, और ये कुछ ऐसे इस प्रकार से रहता है, जिसमें हमारा इस प्रकार से बीच में गैप बना हुआ रहता है। यहाँ हम नींबू को रखते हैं और इस वाले पोर्शन पे, ठीक है, इस पोर्शन पे हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, एक साइड पे हम बल लगाते हैं, इस साइड पे बल लगाते हैं, या बोल सकते हैं एफर्ट लगाते हैं, या आयास लगाते हैं। और ये साइड हमारा क्या है, ये वाला साइड जो ये फिक्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फलक्रम बोलेंगे। फलक्रम बोले तो आलम्ब, है ना, आलम्ब बोलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि ये जो नींबू निचोड़ने वाला मशीन होता है, ठीक, तो इस जगह से हम क्या बोलते हैं, दबाते हैं इस जगह से हाथ से, और यहाँ पे नींबू को रखते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पोर्शन जब नीचे दबता है तो नींबू का रस हमें नीचे ऐसे मिलता है, जिसे हम एक बर्तन में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ये हो गया द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। आइए नेक्स्ट देखते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक क्या होता है। और आइए देखते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक। इसमें क्या होता है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में इस साइड क्या होता है, ये होता है आलम्ब, बीच में इसमें होता है आयास, और कॉर्नर में होता है इसमें भार। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच में आयास होता है
आयास मतलब एफर्ट होता है इसमें बीच में, और दोनों साइड किनारे आलम्ब और भार होता है। ठीक है, इसमें इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप याद कैसे रखेंगे कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक में बीच में क्या होगा, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होगा। इसको याद रखने के लिए एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। आप एक चीज़ याद रखिए, फ्ली, FLE। ठीक, FLE आप याद रखिए, फ्ली। ठीक, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में होगा F बीच में, ठीक है, F मिडिल में होगा, और उसके F मिडिल में होगा, और उसके दोनों तरफ होंगे भार और आयास। ठीक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में होगा FL, L होगा। ठीक है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या था, F था बीच में, मतलब F मतलब होता है फल्क्रम, आलम्ब, जिसको और क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं। L का मतलब होता है लोड। ठीक है, लोड मतलब भार। तो द्वितीय प्रकार का जो होगा उसमें बीच में क्या होगा, भार होगा। और जो तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा, बीच में ई होगा। ठीक है, बीच में ई होगा, और दोनों साइड क्या क्या होंगे, आयास और, नहीं नहीं आयास नहीं, और दोनों साइड होंगे आलम्ब। एक साइड होगा आलम्ब और दूसरे साइड क्या होगा, भार। ठीक, तो FLE आप याद रखिएगा, FLE। ठीक, प्रथम प्रकार वाले जो उत्तोलक होंगे उसमें बीच में होगा फल्क्रम, फल्क्रम को हम क्या बोलते हैं, आलम्ब। और द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक होगा उसमें बीच में क्या होगा, लोड। ठीक, बीच में क्या होगा, लोड, लोड मतलब भार। और तृतीय प्रकार का जो उत्तोलक होगा उसमें बीच में होगा एफर्ट, एफर्ट मतलब आयास, है ना, आयास होगा। इससे आप याद रख सकते हैं, FLE, फ्ली, याद रखिएगा, फ्ली। अगला सरल मशीन है पेंच और स्क्रू, जिसको हम बोलते हैं। पेंच वास्तव में झुके तल के समान होता है। किसी मोटर वाहन के पहिए को निकालने में उसके धुरा दंड उसके धुरा दंड को उठाने के लिए स्क्रू जैक, है ना, स्क्रू जैक का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी के दरवाजे, खिड़की व अलमारी बनाने में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इनमें पेंच लगाए जाते हैं, है ना। पेंच, पेंच स्क्रू उसे कहते हैं, जैसे गाड़ियों का जैक आप देखे होंगे, है ना, गाड़ी का जो जैक सिस्टम होता है जो इस प्रकार होता है कुछ। यहाँ पे एक लंबा सा स्क्रू लगा रहता है। तो जब हम इस स्क्रू को घुमाते हैं ना, ये इस प्रकार से घूमता है, तो ये जब घूमता है तो ये वाला पार्ट ऊपर नीचे होता है। जैसे ये पार्ट, जब इसको हम राइट साइड घुमाते हैं तो ये पार्ट ऐसे ऊपर जाने लगता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, हमारा जो कार होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, तो स्क्रू बोलते हैं इसको, ठीक ना, ये स्क्रू सिस्टम होता है। फिर जब कार को नीचे करना होता है तो इसको फिर हम अंदर की साइड घुमाते हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये नीचे आने लगता है। ठीक, इसी को बोलते हैं पेंच स्क्रू और स्क्रू जैक। थर्ड ऑप्शन देखेंगे हम। तीसरा सरल मशीन है झुका आनत तल, है ना। झुका आनत तल किसे कहते हैं, किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल से किसी न्यून कोण पर झुका कर रखते हैं तो तख्ते का तल आनत तल कहलाता है। ठीक है,
जैसे इस प्रकार का कोई तल जब हम रखते हैं किसी एंगल पे, तो ये तल क्या कहलाता है? मान लीजिए ये कहीं ऊंचा सरफेस है, ठीक है, ऐसे समझिए कि ये कोई ऊंची दीवार है, ठीक है। यहाँ से किसी कार को हमें, यहाँ से कोई एक कार जा रही है, और इस कार को हमें इस पे चढ़ाना है। तो हम इसको कैसे चढ़ा पाएंगे इसके ऊपर? तो हम एक क्या करते हैं, यहाँ से एक इस प्रकार का झुका आनत तल यहाँ पे लगाते हैं, ठीक। ये एक कोण पे लगाते हैं हम, ठीक है, न्यून कोण होता है ये। इस पे से क्या करेगा हमारी गाड़ी इस पे से आराम से चढ़ करके यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो इसी सरल मशीन को क्या कहते हैं? झुका आनत तल, ठीक। अब आनत तल का उपयोग कौन कौन से हैं? भारी ड्रम को कम बल लगाकर ट्रक पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह का अगर हम स्लोप बना देंगे, इस पे हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम ड्रम को भी ऐसे ढंगलाते हुए चढ़ा सकते हैं ऊपर, ठीक है। ऑप्शन 2 है, स्कूटर को सड़क से मकान के चबूतरे पर चढ़ाया जाता है, ठीक। सेम इसी तरह जैसे मैंने कार चढ़ाया। थर्ड ऑप्शन है, घरों की छत पर चढ़ने वाली सीढ़ी से छत पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। जो घरों की जो सीढ़ी होती है वो भी क्या है? झुका आनत तल है वो भी, ठीक। अब चौथा नंबर सरल मशीन क्या है? घिरनी। घिरनी किसे कहते हैं? कुएं से पानी निकालने के लिए गोल खांचेदार पहिए पर होकर रस्सी खींचते हैं जिससे पानी ऊपर निकल आता है। यह पहिया ही घिरनी कहलाता है, ठीक है। कुएं में जैसे हमने देखा होगा कई बार कि कुएं में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये मान लीजिए कोई कुआं है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस टाइप का खांचा रहता है इस पे। ये एक चक्री टाइप का होता है, चक्री नुमा। इसमें एक खांचा काटा हुआ होता है। इसी में क्या होता है, इसी से एक रस्सी कुएं के अंदर जाता है, ठीक है। और ये रस्सी यहाँ पे रहता है। इसमें रस्सी में बाल्टी बांध करके कुएं के अंदर भेजा जाता है, और इस रस्सी को कोई इंसान अपने हाथों से पकड़ करके, इसको ऐसे पकड़ करके इस पे जब इस पुली पे घुमाता है तो बाल्टी आराम से नीचे जाती है, और जब पीछे खींचते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? घिरनी कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक देखते हैं जिसमें है घिरनी के उपयोग। यहाँ पे है घिरनी के उपयोग। किसी भार को उठाने के लिए आवश्यक बल को कम करने के लिए घिरनी का प्रयोग करते हैं, ठीक। कोई भार को उठाने के लिए जिसमें हमको बहुत कम बल लगाना पड़े, उस जगह पे हम क्या करते हैं? घिरनी का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा इसका उपयोग क्या है? बल की दिशा बदलने में घिरनी का उपयोग करते हैं, है ना। बल की दिशा को बदलने में भी हम घिरनी का प्रयोग करते हैं, ठीक। पांचवा हमारा सरल यंत्र कौन सा है? पहिया। पहिया एक सरल मशीन है जिससे भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह गोल होता है। उपयोग: पहिएदार ट्रॉली या गाड़ी पर रखकर बोझ को बहुत कम बल लगाकर अधिक तेज गति से खींचा जा सकता है। पहिया तो आपने देखा ही होगा गाड़ियों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसी पहिए की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए ये व्हील क्या होता है? व्हील व्हील जो हमने जो इंसान ने ईजाद किया है, इससे हमारी बहुत इधर से उधर जाने का जो हमारा समय था ना, इससे बहुत समय हमारा बच गया। तो ये जो व्हील के इन्वेंशन से हुआ है, चक्के के इन्वेंशन से, तो ये उसी पहिए की बात हो रही है, ठीक। उपयोग क्या है पहिया का? पहिएदार ट्रॉली या गाड़ी पर रखकर बोझ को बहुत कम बल लगाकर अधिक तेज गति से खींचा जा सकता है, ठीक है।
अगला टॉपिक देखते हैं, मशीनों द्वारा सहायता। इसमें है, मशीनें निम्न प्रकार से हमारी सहायता करती हैं। ठीक, मशीनों द्वारा बल को सुविधाजनक स्थान पर लगाकर कार्य को आसानी और शीघ्रता से कर सकते हैं। मशीन में क्या होता है कि मशीन में हम कम से कम बल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, ठीक ना। उसी को बोला है कि मशीनों द्वारा बल को सुविधाजनक स्थान पर, और बल को हम मतलब ऐसा नहीं कहीं भी बल लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा हमने उत्तोलक में देखा है कि उसमें बल को हम हर जगह लगा लगा कर देखते हैं किस जगह हमको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक ना। तो सुविधाजनक स्थान पर लगाना है, तो उससे हमारा कार्य क्या होता है, आसान होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, भारी बोझ ढोने के लिए जहाँ कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वहीं पहिए वाले ठेले की सहायता से एक व्यक्ति द्वारा ही कार्य संपन्न किया जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। तीसरा है, मशीनों द्वारा बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर कार्य को आसान किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट को ही इसमें दूसरी तरह से लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमसे एग्ज़ाम में पूछता है, वो है सामर्थ्य अथवा शक्ति। ठीक, सामर्थ्य अथवा शक्ति, इसको देख लेते हैं। किसी कारक के कार्य करने की समय दर को उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी कारक द्वारा T समय में W कार्य किया जाए तो कारक की सामर्थ्य मतलब P पावर, पावर क्या हो जाएगा, वर्क बाई टाइम, ठीक है। वर्क बाई टाइम हो जाएगा, मतलब कार्य बाई समय। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, MKS प्रणाली में सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट, ठीक है, अथवा जूल पर सेकेंड। या फिर होता है जूल पर सेकेंड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे इसका ऐसा यूनिट पूछ लेगा, MKS यूनिट पूछ लेगा कि सामर्थ्य का मात्रक बताइए। तो MKS प्रणाली में क्या होता है, वाट होता है, अथवा जूल पर सेकेंड। जूल कैसे होता है, वर्क का क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड हो जाता है MKS में, ठीक है। कार्य तथा सामर्थ्य में संबंध, यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो किया गया कार्य इक्वल टू कारक की सामर्थ्य इंटू समय। तो इसी फॉर्मूले से हम वर्क भी निकाल सकते हैं ना। ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसी से हम वर्क भी निकाल लेंगे। वर्क यहाँ रहेगा और T यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। किसी कारक के कार्य करने की समय दर, यही क्या होता है, सामर्थ्य अथवा शक्ति। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो आप आराम से अब कर सकते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा। ये प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक। इनको आप जो हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ है उसी से सब रिलेटेड है, तो आप इसे, अब मैं समझता हूँ आप इसे कर लेंगे आराम से। इधर भी कुछ प्रश्न हैं, तो इसे आप खुद से इसे आप अटेम्प्ट करिए और आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसे पॉज करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं इसको, और यहाँ पे इसे आप पॉज करके देख लीजिए और खुद से इसे सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। थैंक यू।